उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। ये व्याख्या करने में कि भारतीय उपमहाद्वीप में 7वीं सदी के बाद गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों, पालों, चोलों और चहमानों यानी चौहानों का उदय किस प्रकार हुआ। ये व्याख्या करने और समझने में कि नई व्यवस्था ने युद्धों और कराधान के माध्यम से लोगों के जीवन को किस प्रकार रूपांतरित कर दिया। दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र के आसपास शासन करने वाले चहमानों या चौहानों के उदय की व्याख्या करने में, महमूद गजनी के उदय की व्याख्या करने में, ये व्याख्या करने और समझने में कि चोला सत्ता में किस प्रकार आए और अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करते हुए उन्होंने किस प्रकार लंबे समय तक शासन किया। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी में महाद्वीप के विभिन्न भागों में कई बड़े जमींदारों और योद्धा सरदारों को देखा गया। मौजूदा राजाओं ने उन्हें अपने मातहत या सामंतों के रूप में मान्यता दी। अपने स्वामियों के लिए सामंतों के कर्तव्यों में सम्मिलित थे। उनके लिए उपहार लाना, उनके दरबारों में हाजिरी लगाना, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करना। जैसे जैसे सामंतों की सत्ता और संपदा बढ़ती जाती थी, वे अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी घोषित कर दिया करते थे। कभी कभी महासामंत अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग इसका एक उदाहरण है। शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं का अधीनस्थ था। बाद में उसने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और दक्कन में अपनी राजधानी की स्थापना की। उसने हिरण्यगर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो ये माना जाता था कि इससे याजक जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। मिसाल के तौर पर कदंब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैनिक कौशल का इस्तेमाल किया। राज्य में प्रशासन। इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानी 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। वेट्टी नामक कर
नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। कदमाई यानी कि भू राजस्व भी अधिरोपित किया जाता था। मकान पर छाजन डालने, ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर या पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने पर भी उपकर के रूप में कर अधिरोपित किया जाता था। इन संसाधनों का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता था: राजा के प्रतिष्ठानों को वित्तीय आधार प्रदान करने के लिए, मंदिरों और दुर्गों का निर्माण करने के लिए, लूट की शक्ल में धन प्राप्त करने तथा भूमि और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं उत्पन्न करने हेतु युद्ध करने के लिए। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। ये पद प्रायः वंशानुगत होते थे। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन प्रमुख ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दश का सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए, शूरवीर विजय योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थीं, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। बदले में राजा लोग ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये तामपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट की प्रशंसा की गई है कि किस प्रकार आंध्र, सैंधव यानी सिंध, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग यानी उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धाराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। उन्होंने चक्रयुद्ध यानी कन्नौज के शासक को विजित किया तथा वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्त यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात यानी वनवासी, तुरुष्क यानी तुर्क, वत्स्य, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य के राजाओं के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त की। 12वीं शताब्दी में एक वृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वो अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। धन के लिए युद्ध। हालांकि प्रत्येक शासक राजवंश का एक विशेष आधार क्षेत्र होता था, लेकिन वे दो प्रकार से अपना शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करते थे। एक और अधिक क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर गंगा घाटी में कन्नौज नगर एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। 3 राजवंशों गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। इतिहासकारों ने उनकी इस लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। 2. विशाल मंदिरों का निर्माण करवाना भी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का एक तरीका था। इसीलिए शासक जब अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे
तो वे संपन्न मंदिरों को लूटने के लिए भी उन्हें अपना निशाना बनाते थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से एक था। उसने 997 से 1030 तक शासन किया। उसके साम्राज्य में मध्य एशिया के हिस्से, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से से शामिल थे। अपने हमलों के दौरान वो संपन्न हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया करता था, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। वो जो धन लूट कर ले गया, उससे उसने गजनी में वैभवशाली राजधानी का निर्माण किया। गजनी ने अल बैरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप के लोगों के बारे में लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। उपमहाद्वीप के बारे में अल बैरूनी की किताब अल हिंद अरबी में लिखी हुई कृति है, जिसे अनेक संस्कृत के विद्वानों के परामर्श से अरबी भाषा में लिखा गया है। ये इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं के चहमान थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चोल राज्य उरैयूर से तंजावुर तक। कावेरी डेल्टा में मुट्टिरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टिरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने अपने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। चोल राज्य, मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये मंदिर शिल्प उत्पादन के केंद्र भी बन गए थे। ये मंदिर शासकों और अन्य समृद्ध लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी, जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। इस वर्ग में पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक आदि शामिल थे। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। चोल काल की उत्कृष्ट शिल्पकला
इसकी कांस्य प्रतिमाओं में प्रतिदर्शित होती है, जिसे संसार में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थीं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थीं। चोल राज्य, कृषि और सिंचाई। चोल राजाओं की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुईं। कावेरी नदी, जो चोलों द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले क्षेत्र का भाग थी, बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी-छोटी शाखाओं में बँट जाती है। ये शाखाएं कृषि, विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता प्रदान करती हैं। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में कृषि, विशेष रूप से चावल की यानी धान की कृषि बड़े पैमाने पर शुरू हो पाई। कृषि के लिए जंगलों को साफ किया गया और जमीन को समतल किया गया था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। कुएं खोदे गए और कृत्रिम सिंचाई प्रदान करने के लिए, वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। सिंचाई के लिए श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करने, कृत्रिम सिंचाई के संसाधनों की देखरेख करने और पानी के बंटवारे के संबंध में निर्णय लेने में ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन प्रथम। समय बीतने के साथ किसानों की बस्तियां, जो उर कहलाती थीं, सिंचाई की उन्नत साधनों के कारण समृद्ध हो गई थीं। इस तरह के गांवों के समूह मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते थे, जिसे नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु कई प्रशासकीय कार्य करते थे। चोल राजाओं ने कुछ धनी भूस्वामियों को सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दीं। उन्हें राज्य और केंद्र के महत्वपूर्ण पद भी सौंपे गए। चोल राजाओं ने विभिन्न प्रकार के भूमि अनुदान प्रदान किए। ब्रह्मदेय या ब्राह्मणों को भूमि अनुदान उनमें से एक था। इसे ताम्र पट्टिका पर अभिलिखित किया जाता था और भूमि प्राप्त करने वाले को दिया जाता था। चोल राजाओं ने भूमि अनुदान प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों को निम्नलिखित कार्यों की अनुमति प्रदान की। भूमि अनुदान प्राप्त करने वाला उससे कर वसूल कर सकता था। वो न्यायिक अधिकारियों द्वारा जुर्माने, पान की पत्तियों, बुने हुए कपड़ों और वाहनों पर लगने वाले कर के रूप में अधिरोपित करों का संग्रहण भी कर सकता था। वो बड़े कक्ष बना सकता था, जिसमें ऊपर की मंजिलें पकी हुई ईंटों की बनी होती थीं। वो कुएं खुदवा सकता था, पेड़ और कटीली झाड़ियों का रोपण करवा सकता था। यदि आवश्यक हो तो सिंचाई के लिए वो नहरों का भी निर्माण करवा सकता था। जल व्यर्थ होने से बचाना सुनिश्चित करने के लिए उसे तटबंध बनवाने होते थे। चोल राजाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य प्रकार के भू अनुदान निम्नलिखित थे। वेल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान,
तिरुनमटुक्कनी, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पल्लिचंदम, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। साम्राज्य का प्रशासन द्वितीय। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त होने के कारण दक्षिणी भारत के दूसरे हिस्सों की भांति कावेरी घाटी में भी ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थीं, जिनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस सभा की कार्यप्रणाली का सविस्तार वर्णन है। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों या मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में भिन्न समितियां होती थीं। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य बनने हेतु इच्छुक लोगों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती थीं। सभा का सदस्य बनने हेतु इच्छुक व्यक्ति राजस्व एकत्रित की जाने वाली भूमि के स्वामी होने चाहिए। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उन्हें 35 से 70 वर्ष आयु वर्ग का होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है, तो वो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। भारतीय उपमहाद्वीप में 7वीं सदी के बाद गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों, पालों, चोलों और चहमानों यानी चौहानों जैसे कई राज्यों का उदय हुआ। मध्य 8वीं शताब्दी में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य प्रधान की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ है, नामक एक अनुष्ठान किया। उत्पादकों जैसे कि किसानों, पशुपालकों और कलाकारों का प्रायः शोषण किया जाता था और अपनी उपज के एक भाग को समर्पित करने के लिए विवश किया जाता था। व्यापारियों से भी राजस्व वसूला जाता था। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेख 400 से अधिक प्रकार के करों की व्याख्या करते हैं। इन संसाधनों का उपयोग राजा के प्रतिष्ठानों का वित्त पोषित करने और मंदिरों एवं किलों के निर्माण और रखरखाव और युद्ध लड़ने के लिए किया जाता था, जिनसे और अधिक धन प्राप्त होता था। 9वीं सदी के मध्य में उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने मुट्टरियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था और 985 में राजा बना, उसके समेत विजयालय के सभी उत्तराधिकारियों ने आकार और शक्ति दोनों में राज्य का विस्तार किया। कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण मंदिरों से जुड़ी हुई सर्वाधिक विशिष्ट शिल्प कला थी।